नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक का अगला पोर्शन। इससे पहले की क्लास में हमने जो है वो कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन के बारे में समझा था, स्पीयरमैन के कोरिलेशन के बारे में समझा था। मैंने आपको ये बताया था कि कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन क्या होता है जब हमें दो चरों के बीच में, और यहाँ संबंधित बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी कि सीधी रेखा बनती है। रेखिक चरों के बीच में अगर हमें कोई संबंध निकालना हो, कोरिलेशन निकालना हो, तो हम कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले का यूज करते हैं। और कार्ल पियर्सन जो है वो केवल नंबर्स के बारे में बताता है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई रैंक या कोई क्वालिटेटिव कंपैरिजन के बारे में पता लगाना हो, उनका सहसंबंध जानना हो, तो स्पीयरमैन का फॉर्मूला काम में लिया जाता है। कार्ल पियर्सन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये +1 से -1 से +1 के बीच में होता है। +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। स्पीयरमैन में मैंने आपको एक करेक्शन फॉर्मूला बताया था, m×m1 का स्क्वायर -1 अपॉन 12 हमेशा वेरिएंस के फॉर्मूले में होता है, इसलिए हमेशा 12 किया जाता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि कल को जरूरी नहीं है कि हर बार जो रिलेशनशिप हो, जो वेरिएंस हो, केवल दो ही चरों के बीच में हो। दो से ज्यादा चरों के बीच में अगर वेरिएंस निकालना हो तो हम क्या करें? तो जब मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन निकालने हो, जहां दो से ज्यादा बहुगुणी सहसंबंध निकालने हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं? अगर इन शॉर्ट में मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि बहुगुणी सहसंबंध का मतलब टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब जब हम किसी एक चर पे बाकी के दोनों चरों का संयुक्त असर एक साथ देखना चाहते हैं। एक एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई धान की पैदावार है, तो धान मतलब जो हम खेत में पैदावार कर रहे हैं, तो उसमें बारिश की मात्रा का भी संबंध होता है। बारिश अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, बारिश कम होगी तो पैदावार भी कम होगी। लेकिन वैसे ही खाद की मात्रा, अगर खाद की मात्रा ज्यादा होगी, अच्छी होगी, तो बारिश पैदावार अच्छी होगी। खाद की मात्रा कम होगी तो पैदावार कम होगी। इसका मतलब धान का जो है वो हम पैदावार जो हुई है उसमें केवल बारिश का रोल नहीं है, बारिश और खाद दोनों ने मिलकर पैदावार पे कितना असर डाला। ऐसे सहसंबंध को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बहुगुणी सहसंबंध निकालते हैं। यहाँ बहुगुणी सहसंबंध को बड़े आर से शो किया जाता है, कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन को छोटे आर से शो किया जाता है। लेकिन बहुगुणी जो सहसंबंध होते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन होते हैं, कंबाइंड होते हैं, वहां पे हम इसे बड़े आर से शो करते हैं। तो R1 का हम धान का कोरिलेशन देख रहे हैं किसके साथ? 2 और 3, मतलब बारिश और खाद के साथ में। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज लेते हैं, इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? ये रूट में फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो आर का मतलब कोरिलेशन, ये बहुगुणी है कोरिलेशन। तो यहाँ पे 1.23 बराबर आर स्क्वायर 1.2 प्लस आर स्क्वायर 1.3 माइनस 2 इंटू आर 1.2 एंड आर, यहाँ 1 3 का मतलब आप समझ रहे हैं, जो तीन चर है 1 2 और 3, जो तीन चर है, उन चरों के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले से R13 इंटू R23 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन R23 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है R12 R323 दो दो चरों के बीच के नॉर्मल कार्ल पियर्सन सहसंबंध है। आप समझ रहे हैं ये क्या है? पहले हम कार्ल पियर्सन के जो छोटे सहसंबंध है वो निकालेंगे, और उसके बाद जो है वो हम इसके बिहाफ पे जो है वो क्या करेंगे? मल्टीपल कोरिलेशन जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है दोस्तों, डोंट वरी, फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। दोस्तों देखिए, हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वहाँ बड़े बड़े लंबे लंबे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आरपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुगुणी सहसंबंध का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि इसके फॉर्मूले में स्क्वायर और रूट होता है। आप समझिए ना कि यहाँ पे हम हमेशा फॉर्मूले में क्या ले रहे हैं? स्क्वायर स्क्वायर। तो आपने ये बात तो पढ़ी है कि अगर -3 का स्क्वायर करना हो, मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन में पढ़ाया था, तो वो 6 बन जाता है। आई एम सॉरी, वो 6 बन जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे कभी भी ये क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीपल कोरिलेशन में। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल कोरिलेशन में जो सहसंबंध होता है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। ये कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे कार्ल पियर्सन में तो क्या होता है? -1 से +1 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ 0 से 1 के बीच में होता है, और वो भी प्लस के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि इस फॉर्मूले में ऑलरेडी ऑटोमेटिक स्क्वायर होता है। अब इसी तरह एक होता है
मल्टीपल कोरिलेशन और एक होता है आंशिक सहसंबंध। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे जो 3 फैक्टर है 1, 2 और 3, 3 फैक्टर हैं। जैसे मैंने आपको बताया धान है, मैंने आपको बताया बारिश है और मैंने आपको बताया खाद है। अब हम ये चाहते हैं कि किसी एक चीज को हम फिक्स मान ले, मतलब उसको साइलेंट कर दे। हम ये जानना चाहते हैं कि धान पे खाद का क्या असर पड़ा। बारिश एकदम कांस्टेंट है, बारिश में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अकेले का असर, मतलब आप शॉर्ट में बोलूं तो मैं कह सकता हूं अकेले का असर तीसरे को साइड करके। जब हमारे पास 3 चीज हो लेकिन हम किसी तीसरी चीज के असर को बिल्कुल रोक दें और सिर्फ बची हुई 2 चीजों का आपस में रिश्ता देखें, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखना चाहते हैं कि केवल खाद, जो कोरिलेशन में तीसरा फैक्टर है, धान, खाद का धान की पैदावार पे क्या असर पड़ा, बशर्ते बारिश को हमने क्या कर दिया? बिल्कुल फिक्स कंटेंट मान लिया, यानी बारिश के असर को हटा दिया। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन देख रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं कि R जो है 1 का कोरिलेशन 3 के साथ दे रहे हैं और 2 को क्या रखा जा रहा है? कांस्टेंट रखा जा रहा है। डॉट के बाद वाला नंबर क्या रह रहा है? फिक्स रह रहा है। देखिए, तो हमने 3 तरह के कोरिलेशन पढ़े। पहला पढ़ा R, 2 चीजों के बीच में। दूसरा पढ़ा R 1.23, 1 पे इस 2 और 3 का क्या इंपैक्ट है। और अब कोरिलेशन पढ़ रहे हैं 1 और 3, लेकिन 2 यहाँ पे क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला R13.2 कैसे निकालेंगे? R13 माइनस R12 इंटू R23 अपॉन रूट में है ये 1 माइनस R स्क्वायर 12 माइन इंटू 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन 23। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है आपको। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को याद करना है। हाँ, बस ऑप्शंस में पूछा जा सकता है, अदरवाइज बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब वो समझने हैं। देखिए, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंशिक सहसंबंध जो पार्शियल कोरिलेशन होता है उसकी सीमा कार्ल पियर्सन की तरह -1 और +1 हो सकती है, क्योंकि ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। ध्यान से समझिए क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसकी सीमा -1 से +1 के बीच में हो सकती है। इसका मतलब ये है नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो हम ये बोले कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन का -1 से +1 हो सकता है। अच्छा, बहुगुणी सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध ये 0 से प्लस होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। और आंशिक, ये है कार्ल पियर्सन के ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, लेकिन जो आंशिक सहसंबंध है वो क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा, आंशिक सहसंबंध जो है वो -1 से +1 के बीच में होगा। ये तीनों पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने 3 सहसंबंधों के बारे में सीख लिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सही, सत्य और असत्य के नाम पे, और वहाँ बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने ये कहा कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध में हमने ये पढ़ा था कि अगर वो 2 चीज़ों में पॉजिटिव संबंध है तो +1 होगा, नेगेटिव है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और एक मैंने आपको बताया था कि कोई संबंध नहीं हो तो वो 0 होता है। जैसे मैंने आपको बताया था गर्मी और आइसक्रीम, तो वो पॉजिटिव हो गया, गर्मी और आइसक्रीम वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि परीक्षा और तनाव तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। परीक्षा नज़दीक आती है तो परीक्षा का समय कम होता है तो तनाव बढ़ता है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ सहसंबंध ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब वो 0 होते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि 2 चर स्वतंत्र हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। गर्मी और परीक्षा कोई संबंध नहीं है, सर्दी और परीक्षा कोई संबंध नहीं है। तो 2 चर स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, तो उनके बीच सहसंबंध हमेशा
शून्य होता है। ये बात 100% सत्य है, ध्यान रखिएगा। दो चर स्वतंत्र हैं तो उनके बीच सहसंबंध हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अगर दो चरों के बीच सहसंबंध शून्य है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्वतंत्र होंगे। याद करो, मैंने आपको बताया था, हो सकता है उल्टा यू बन रहा हो सकता है राउंड में सहसंबंध हो, क्योंकि कार्ल पियर्सन तो केवल रेखीय सीधा सहसंबंध बताता है। अगर कोई रेखीय सीधा दो रेखाओं के बीच में सीधा सहसंबंध नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके बीच सहसंबंध ही नहीं है, उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन हो सकता है लेकिन कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि वो तो सीधे रेखीय सहसंबंध की बात करता है। इसलिए ध्यान रखना कि ये बात बिल्कुल गलत है, ये कथन 100% गलत है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आर का मतलब सिर्फ यह है कि उनके बीच रेखीय संबंध नहीं है, हो सकता है उनके बीच कोई वक्र रेखीय सहसंबंध, जो कर्विलीनियर जो है वो सहसंबंध छुपा हुआ हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां y बराबर एक्स स्क्वायर का संबंध छुपा हुआ हो। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चा गलती करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि कई बार जो है वो एग्जाम में एक गूगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। जो कार्ल पियर्सन है उसकी जो सीमा है वो -1 और +1 के बीच में होती है। ये जोड़ भाग की ओर गुणा भाग से पूरी तरह स्वतंत्र है। ये बात भी मैंने आपको बता दी थी कि सीमा -1 और +1 होती है, जोड़ भाग की गुणा भाग से पूरी तरह स्वतंत्र है। स्पीयरमैन की जो सीमा है वो भी -1 और +1 ही होती है। ये किसके लिए बेस्ट होता है? ईमानदारी, सुंदरता, इन सभी के लिए क्या होता है? बेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आंशिक सहसंबंध की भी सीमा बताई थी कि ये भी -1 और +1 ही होता है, ये ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बहुगुणी सहसंबंध जो है वो इसकी सीमा 0 से +1 के बीच में होती है, ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। स्पीयरमैन हो सकता है, कार्ल पियर्सन हो सकता है, आंशिक हो सकता है, लेकिन बहुगुणी नहीं हो सकता। अब देखिए, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मैं आपसे वो बात कर रहा हूं कि जहां पे आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाए, आपको टॉपिक की बेसिक समझ भी आ जाए, और जो है आपको जो है वो आपका समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। या हम जीरो से हीरो वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुगुणी सहसंबंध का एक बेसिक नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि एग्जाम में इन दोनों गुणांकों का संबंध सीधा 4 ऑप्शन में समीकरण बना के पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है याद रखिएगा। बहुगुणी सहसंबंध कोरिलेशन बड़े आर से दिखाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे किससे दिखाते हैं, बड़े आर से दिखाते हैं, और बाकी जो सहसंबंध है उन्हें छोटे आर से दर्शाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे आर का मान अपने बाकी साधारण कोरिलेशन मतलब R12 और 13 से हमेशा बड़ा या उसके बराबर ही होगा, कभी छोटा। ये तो सिंपल सी बात है। अरे भाई, 3 लोगों का सहसंबंध जो है वो 2 लोगों से तो बड़ा ही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो R1 2 3 ये जो सहसंबंध होगा ये हमेशा इन दो से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। हो सकता है बराबर हो, क्योंकि तीसरे का फैक्टर 0 हो, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो R1.23 या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, R12 से। या R.123 क्या होगा, ध्यान रखिएगा, R.123 या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, R13 से। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे एक और बात, हम जो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन को पढ़ते हैं वहां पे हमें एक और चीज कि हम ये जो डेटा से हम जो सहसंबंध निकाल रहे हैं, इस डेटा का वेरिफिकेशन कैसे करें, कैसे ये माने कि हाँ ये डेटा एकदम सही है। तो ऐसे में हम इस डेटा की सार्थकता की जांच करते हैं। और अगर हमें डेटा की सार्थकता की जांच करनी हो, प्रोबेबल एरर की जांच करनी हो, जिसको पी बोलते हैं, तो यहाँ पे एक कार्ल पियर्सन के आर की विश्वसनीयता की जांचने के लिए इस एक फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये जो प्रोबेबल एरर, इसका एक मास्टर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 0.6745 इंटू, ये फॉर्मूले में दिया गया है 0.6745 इंटू 1 - R² अपॉन √n। यहाँ पे एक प्रोबेबल एरर होती है और एक स्टैंडर्ड एरर भी होती है। तो अगर स्टैंडर्ड एरर निकालनी हो तो बस फॉर्मूला क्या होता है, 1 - R²/n। इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर को हमने, ध्यान से समझिए आप, स्टैंडर्ड एरर को हमने 0.6745 से इंटू कर दिया तो वो प्रोबेबल एरर बन जाती है। इंपॉर्टेंट है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए, हम ये जो प्रोबेबल एरर निकालते हैं, सार्थकता की शर्त है वो ये है कि यदि आपके सहसंबंध का मान P के 6 गुना से बड़ा है तभी सहसंबंध को सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अगर R का मान P से छोटा है तो उसे कभी भी क्या नहीं माना जाएगा, सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, मतलब उस सहसंबंध का कोई वजूद नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर R का मान
P से छोटा है तो सहसंबंध का कोई वजूद नहीं है। मतलब अगर आपका R P से बड़ा है तो आपका सहसंबंध सही है, अगर ये बड़ा नहीं है, सॉरी R का मान बड़ा नहीं है तो ये सहसंबंध इसकी कोई मतलब नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सहसंबंध का मान P के 6 गुना से बड़ा है तो ही 6 गुना का एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सहसंबंध का गुणांक और उसका जो वर्ग निर्धारण है। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जब कार्ल पियर्सन के R का स्क्वायर कर दिया जाता है तो उसे निर्धारण गुणांक कहते हैं, डिटर्मिनेशन कहते हैं। कुछ नहीं है, कार्ल पियर्सन का जो भी हम कोरिलेशन निकालेंगे, अगर हम उसका स्क्वायर बना दे तो उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, सहसंबंध गुणांक का वर्ग निर्धारण कहते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक चर में होने वाले बदलाव का कितना प्रतिशत हिस्सा दूसरे चर के कारण हो रहा है। मतलब जो हमने बोली कि गर्मी में बदलाव की वजह से आइसक्रीम की बिक्री बढ़ गई, तो आइसक्रीम की बिक्री जो बढ़ रही है वो गर्मी में बदलाव की वजह से कितने % बढ़ रही है। अरे भाई गर्मी में बदलाव नहीं होगा तब भी तो आइसक्रीम बिकेगी, लेकिन जो परिवर्तन आ रहा है वो कितना % आ रहा है। तो ये बताता है कि एक चर में होने वाला बदलाव का कितना प्रतिशत हिस्सा दूसरे चर के कारण हो रहा है। यदि R 0.8 है तो R स्क्वायर 0.64 यानी मतलब 64%। तो आप ये कह सकते हो कि जब x और y के बीच में कोरिलेशन निकलता है तो कोरिलेशन अगर मान लो 0.7 आया तो बदलाव कितना है, 49%। इसका स्क्वायर कर दो, आपको बदलाव पता चल जाएगा दूसरे चर का। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। और लेकिन कुछ ऐसे कोएफिशिएंट भी होते हैं जो नॉन डिटर्मिनेशन वाले होते हैं, मतलब उनका कोई डिटर्मिनेशन अनिर्धारण गुणांक होता है। तो ऐसे में फॉर्मूला होता है R1 माइनस R का स्क्वायर। यहाँ पे सीधा R का स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस R का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट है कि रैंक कोरिलेशन मैंने आपको स्पीयरमैन में बताया था दोस्तों। स्पीयरमैन का जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो स्पीयरमैन के कोरिलेशन में मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 3 लोगों को समान रैंक मिल जाती है तो फॉर्मूले में m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12 का फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जहाँ m का मतलब है कि कोई रैंक कितनी बार दोहराई गई है। ये एडवांस कैलकुलेशन भी इसमें 100% शामिल है। मतलब ये जो मैंने आपको जो फैक्ट बताए हैं, अभी तक जो बातें बताई है वो सारी बातें जो है वो आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गई है। दोस्तों मैंने आपको जो है वो कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन पढ़ाया। देखिए हमने जो है वो कार्ल पियर्सन पढ़ा, आपको याद रखना है। उसके बाद में मैंने आपको जो है स्पीयरमैन पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको बहुगुणी पढ़ाया। फिर मैंने आंशिक पढ़ाया। ये कुछ फैक्चुअल बातें थी, हमने ये चारों कोरिलेशन पढ़े, राइट। हमने ये चारों कोरिलेशंस को पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको हाँ, आप देखिए कार्ल पियर्सन में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। -1 से +1 के बीच में होता है। उसके बाद रेखीय होता है। उसके बाद ओरिजिन एंड स्केल कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बातें ध्यान रखनी है। अच्छा ये नंबर के लिए होता है। अच्छा ये रैंक के लिए होता है। -1 और +1 के बीच में ही होता है, ये भी आपको स्पीयरमैन में ध्यान रखना है। इसमें एक हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं, करेक्शन फैक्टर काम करता है। करेक्शन फैक्टर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12 होता है। उसके बाद बहुगुणी बताया था, बहुगुणी में R1 का हम कोरिलेशन देखते हैं 2 और 3 के साथ, और आंशिक में हम देखते हैं R में जो है वो हम 2 को कांस्टेंट रख लेते हैं, 1 और 3 का देखते हैं। तो बस मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुगुणी और आंशिक में कंपैरिजन करेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। ये जो है वो +0 से +1 के बीच में ही होता है, ये माइनस में नहीं हो सकता। ये -1 और +1 के बीच में हो सकता है, ये भी मैंने आपको बात बताई थी। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी कि R बराबर 0 हो, इसका मतलब अगर कोई सहसंबंध नहीं है, शून्य है,
तो नो रिलेशन, और कोई रिलेशन नहीं है तो शून्य है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, r बराबर 0 दिया गया है तो ये जरूरी नहीं है कि उनके बीच में सहसंबंध नहीं है। हो सकता है सहसंबंध, हो सकता है वो यू शेप में हो, ठीक है, उसे कर्विलिनियर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कुछ और लास्ट में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं जो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं ताकि आपका टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेंज की गोगली। एग्जामिनर पूछेगा कि मल्टीपल कोरिलेशन 1.23 का उत्तर 0.5 हो सकता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि r का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 0.5 तो हो सकता है, नेगेटिव की बात हो रही है, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, 0.5 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता, 0 से 1 के बीच में होता है, माइनस नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन, ओरिजन और स्केल का कार्ल पियर्सन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अच्छा, फिर टाई होने पे सुधार, जब दो लोगों की रैंक बराबर हो जाती है तो स्पीयरमैन के फॉर्मूले को काम में लिया जाता है, और वही क्या है, सुधार गुणांक है। फॉर्मूला क्या है, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आंशिक और बहुगुणी की, बस यहाँ पे आके हमारा ये जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको आंशिक और बहुगुणी पार्शियल कोरिलेशन के बीच में संबंध बताया। तो इसकी रेंज कार्ल पियर्सन की तरह -1 से, बस ये ध्यान रखना, -1 से +1 तक हो सकती है, लेकिन बहुगुणी की नहीं हो सकती, आंशिक की हो सकती है। तो लास्ट पॉइंट है, ये बस आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल कोरिलेशन की सीमा का संबंध जो है वो हमेशा याद रखिएगा। बहुगुणी सहसंबंध R1.23 का मान हमेशा उन दो चरों के साधारण R1 और R3 से हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रोबेबल एरर में मैंने आपको बताया कि कार्ल पियर्सन के R की शुद्धता जांचने के लिए P निकाला जाता है, और P का मान 6 गुना से बड़ा है तो सहसंबंध सार्थक माना जाता है, अदरवाइज सहसंबंध जो है वो सार्थक नहीं माना जाता है। और इसको P निकालना हो तो 0.615 इंटू 1 माइनस r/n करना है। लेकिन अगर आपको केवल स्टैंडर्ड जो है एरर निकालनी है तो आप इससे इंटू करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस r/n करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। हमने अभी कोरिलेशन को पढ़ लिया है, अगली क्लास में हम रिग्रेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये लास्ट मिनट रिवीजन के हिसाब से बनाए गए नोट्स हैं ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले आप इनको देख करके जाएं तो आप बिल्कुल अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।